हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज अगेन। दोस्तों, आज जिस महान व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनका आज़ादी में हमारे योगदान काफ़ी रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका नाम उजागर नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो शायद उनका नाम नहीं जानते हों। जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे पेड़ जो छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो पनप नहीं पाते। उसी तरह से कुछ हालात रहे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आचार्य विनोबा भावे के। विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के प्रिय थे और जिन्होंने महात्मा गांधी ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी ने इनको अपना सक्सेसर भी बनाया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आचार्य विनोबा भावे, जिनका जो एक लॉजिकल थिंकिंग जो थी और जो फिलॉसफी थी लाइफ को जीने की, वो अजीब थी। कैन यू इमेजिन एक बच्चा जो बचपन में कविताएं लिख रहा है और वो उनको फाड़ के लिखता है, फाड़ता है और जला देता है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें के बारे में वो कहते हैं कि जब जिंदगी क्षण भंगुर है, यानी जब सब कुछ समाप्त हो ही जाएगा, तो अपनी रचनाओं से मोह करके क्या करना है। ऐसे थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है भारत की आज़ादी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदे नाम की जगह पे हुआ। एक छोटा सा गांव गागोदे, वहाँ पे इनका जन्म होता है। मूल नाम इनका है विनायक नरहरि भावे। मूल नाम विनायक नरहरि भावे। पिताजी का नाम नरहरि शंभूराव, वहीं से ये नाम आया है नरहरि। अब इनके जो पिताजी थे वो वीवर थे, बुनकर, लेकिन उनका जो लॉजिकल पावर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसी का प्रभाव जो है वो विनायक नरहरि भावे पर था। माता रुक्मणी जो है वो गीता में इतनी लीन रहती थी कि आगे जाके उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा आचार्य विनोबा भावे पे। और गुरु रामदास की वो भक्त थी। प्रेरणा स्रोत जो आचार्य विनोबा भावे का रहा है वो रहा है भागवत गीता। अब अगर भागवत गीता की बात करें तो बचपन से ही भागवत गीता को वो सुनते आ रहे हैं, माँ उनको भागवत गीता के बारे में बता रही हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहा वो भागवत गीता का रहा, राइट। जो इनकी माता हैं वो गुरु रामदास जी की भक्त हैं, तो जाहिर है कि इन पे भी जो प्रभाव पड़ेगा वो गुरु रामदास जी का पड़ेगा। अब आचार्य विनोबा भावे की जो अब मैच्योरिटी लेवल के हैं वो बचपन से ही मैथ्स में काफ़ी स्ट्रांग थे। पिताजी का प्रभाव ऑलरेडी है, क्योंकि पिताजी जो है वो लॉजिक में काफ़ी स्ट्रांग थे। तो एक बार क्या हुआ कि विनोबा भावे जी ने अपनी माता से कहा कि माता, गुरु रामदास जी चले गए हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसी तरह से एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, वो एक नॉर्मल वे में लेती है, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। अदरवाइज जब भी एक बच्चा अपनी माँ के सामने ऐसी चीज़ बोलेगा तो नेचुरली है माँ उसको डांटेगी या उसको कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन माँ मुस्कुरा के रह जाती थी, क्योंकि उनको पहले ही फ्यूचर का पता था कि आगे जाके होने क्या वाला है, राइट। अब यहाँ पे जो माता रुक्मणी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो संस्कृत का ज्ञान उनको नहीं था। तो जब वो गीता पढ़ती थी, कुछ शब्द ऐसे थे जहाँ पे उनको पढ़ने में कठिनाई आती थी। तो उन्होंने एक बार आचार्य से कहा, यानी जो उस वक्त विनायक हैं, तो उन्होंने विनायक को कहा कि मुझे बाज़ार से मराठी में कुछ गीत जो अनुवाद किया हुआ है गीता का वो ले आओ। तो विनायक जो हैं मार्केट जाते हैं, वहाँ से 4-5 किताबें जो कि अनुवाद था गीता का मराठी में, उनको ले आते हैं, जो कि बड़ी बोरिंग थी। तो माता जो है रुक्मणी देवी, वो विनायक को बोलती हैं कि ये पढ़ के मज़ा नहीं आया, तो क्या तुम इसका अनुवाद मराठी में नहीं कर सकते? तो विनायक ने बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन माता को उन पे यकीन था। उन्होंने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। तो अब माता का आदेश है। अब विनायक जो है पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब माता ने बोल दिया है तो अब यहाँ पे वो अगले ही दिन पेन उठाते हैं और सोचते हैं कि इसको लिखना है। तो अल्टीमेटली वो गीता का अनुवाद करना शुरू करते हैं मराठी भाषा में।
तो अल्टीमेटली वो गीता का अनुवाद मराठी भाषा में पूरा करते हैं और उसका नाम रखते हैं गीताई। मराठी भाषा में आई माता को बोला जाता है और गीता का अनुवाद रखा गया इसका नाम गीताई। बट अनफॉर्चुनेटली गीताई पूरा होने तक इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, जो कि हुई थी 1918 में। अब एक बार माता की मृत्यु हो गई तो इनका मन जो था अब वो घर पे रहने को करता नहीं था, तो अल्टीमेटली इन्होंने एक वैराग्य टाइप का रूप धारण कर लिया और सच की तलाश में या एक अध्यात्म की तलाश में ये घर से निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं अध्यात्म की तलाश में, और इन द मीन टाइम यहाँ पे 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और ये स्थापना जो है महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा होती है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी, तो महामना मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे इसके उद्घाटन के समय पे महात्मा गांधी जी का भाषण होना है। पूरी दुनिया के अमीर लोग आ रखे हैं, यहाँ पे राजा रजवाड़े सब कुछ आ रखे हैं। और यहाँ पे जब महात्मा गांधी अपना भाषण देते हैं तो वहाँ जितने भी लोग थे, अमीर लोग थे, वो लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी बोलते हैं उनसे कि आपका पैसा अगर देश के ही काम नहीं आया तो आप उस पैसे का क्या करेंगे। तो उन्होंने सभी से आह्वान किया कि आप अपना अपना पैसा जितना जो किसी को दान कर सकता है, देश के लिए दान कर सकता है, उसको वो दान करें। ठीक है, औरतों को बोला कि आप अपने अपने गहने दान कर दीजिए, देश को आपकी ज़रूरत है। तो नेचुरली है, जब ये भाषण दिया गया तो अगले दिन ये जो अखबार की सुर्खियां बन गया ये, ठीक है, जब अखबार की सुर्खियां बना तो उसको आचार्य विनोबा भावे, जो कि उस टाइम पे विनायक हैं, तो अखबार की सुर्खियां वो भी पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो वो बहुत प्रभावित होते हैं। सो अल्टीमेटली लेटर्स का सिलसिला शुरू होता है। पहला लेटर जो आचार्य लिखते हैं, विनायक लिखते हैं महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी का जब रिप्लाई आता है तो दोबारा से पत्राचार शुरू होता है। तो ये पत्राचार का सिलसिला चलता रहता है। गांधी जी बहुत इम्प्रेस थे जो लेटर लिखे गए थे उसमें लॉजिक से। तो गांधी जी का बड़ा मन था कि इस लड़के से मिला जाए, ये है कौन है। तो फाइनली महात्मा गांधी जी जो है पत्र लिखते हैं विनायक को और उसको अहमदाबाद बुलाते हैं। अब जो विनायक है वो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कब बुलावा आए और मैं कब जाऊं। तो फाइनली 7 जून 1916 को विनायक पहुंच जाते हैं कोचराब आश्रम। कोचराब आश्रम अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, जो इनके ही एक दोस्त की बिल्डिंग थी। तो जब साबरमती आश्रम बन रहा है तो तब तक जो है कोचराब आश्रम में ये रहे, और कोचराब आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी बोला जाता है। सत्याग्रह आश्रम, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सत्याग्रह आश्रम किसको बोला जाता है, तो सत्याग्रह आश्रम को ही कोचराब आश्रम बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी जी जो हैं उनको बड़े पसंद आए विनायक, उनके लॉजिक बड़े अच्छे थे, नॉलेज थे, शांत स्वभाव, एकदम शांत स्वभाव। गांधी जी को ये बहुत पसंद आया और गांधी जी ने विनायक को अपने पास रख लिया। जब गांधी जी को ये पता चला कि विनायक जो हैं वो अपने घर पे बिना बताए आए हैं, तो गांधी जी जो हैं वो इनके पिता को पत्र लिखते हैं, वहाँ उनको इन्फॉर्म करते हैं कि विनायक मेरे साथ है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे विनायक जो है अब महात्मा गांधी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब फाइनली यहाँ पे साबरमती आश्रम भी पूरा हो जाता है 1917 में, तो फिर वहाँ पे गांधी जी के साथ रहते हैं। आज भी अगर देखेंगे जहाँ पे विनोबा भावे रहा करते थे, जिस घर में रहा करते थे, उसको विनोबा कुटीर के नाम से जानते हैं, विनोबा कुटीर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विनोबा कुटीर के नाम से उसको आज भी संजो के रखा हुआ है। विनोबा कुटीर, डन। इसके बाद हालांकि इसको विनोबा, यहाँ पे विनोबा कहा गया है, इनका एक्चुअल में जो नाम था वो विनायक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन यहाँ पे इनके साथ काम करने वाले, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो आश्रम में काम करते थे,
अब आश्रम में काम करते थे तो आश्रम में सुबह और शाम को यहाँ पे प्रार्थना सभाएं होती थी। तो उन्हीं जो एक कलीग थे जो कि वहीं साबरमती आश्रम में रहते थे, उनका नाम था मामा फड़के। अब ये जो मामा फड़के हैं, उन्होंने विनोबा कहना शुरू किया। विनायक से वो विनो, और बा महाराष्ट्र में जो एल्डरली होते हैं, जो महान होते हैं, उनको बा लगा दिया जाता है। तो यहाँ से ये बने विनोबा। तो अगर एग्जाम में आ गया कि विनोबा, विनायक को विनोबा की उपाधि किसने दी, विनोबा भावे कैसे बने, तो मामा फड़के जो कि इन्हीं के साथ साबरमती आश्रम में थे, उन्होंने इनको बनाया। जन अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिक जो कि विनोबा भावे के बारे में पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि महात्मा गांधी जी के साथ सुबह शाम यहाँ पे प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, लाखों लोग, हज़ारों लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रार्थना सभा के लिए। तो एक दिन महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना सभा में आ रहे हैं, क्योंकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है। तो उसका आइडिया लगाने के लिए तो महात्मा गांधी जो हैं अपने जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि इस बार ना हम काउंटिंग करेंगे कि हमारी प्रार्थना सभा में कितने लोग आ रहे हैं। तो एक आदमी की ड्यूटी लग गई वहाँ पे। तो जब ड्यूटी लगी और शाम को जब महात्मा गांधी जी ने उनको बोला कि आप बताइए कि कितने लोग आए, तो उन्होंने कुछ संख्या बताई। किताबों में हालांकि ये मेंशन नहीं है कि कितना संख्या है, लेकिन उस संख्या पे ऑब्जेक्ट किया किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। तो हालांकि वो इस स्वभाव के नहीं थे कि वो किसी के साथ बहस करें या किसी के साथ झगड़ा करें, लेकिन इस बार वो अड़ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, जो आप संख्या बता रहे हैं उसमें आप एक कम बता रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तर्क ज़रूर है, क्योंकि तर्क में बहुत फेमस हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, जो मेरा कार्य करता है, जो मेरा वर्कर है, मैं उस पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन आप अपना लॉजिक दीजिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि आपने एक संख्या कम बताई है। तो उन्होंने बोला कि जिस इंसान को, यानी जो आदमी संख्या काउंट कर रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, उसने अपने आप को काउंट ही नहीं किया। तो महात्मा गांधी जी समझ गए कि उस बंदे ने भी मान लिया, उस व्यक्ति ने भी मान लिया कि यार हाँ, बात तो सही है, मैंने अपने आप को तो काउंट ही नहीं किया। तो महात्मा गांधी जी जो इस विनायक की, विनोबा भावे की तर्क शक्ति जो थी, उससे बहुत प्रभावित थे। तो धीरे धीरे उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी शुरू हुई। फिर महात्मा गांधी ने जब वर्धा में एक, वर्धा जो है महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक आश्रम खोलने के बारे में प्लान किया। तो उन्होंने उसकी जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी किसी वो ऐसे आदमी को सौंपना चाहते थे जो शांत स्वभाव का हो, मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो। तो फाइनली ही डिसाइडेड कि नहीं, ये जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिर्फ एक इंसान को दे सकता हूँ, और वो इंसान कौन है? वो है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को वर्धा आश्रम की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब ठीक है, वर्धा आश्रम जाना था, तो महात्मा गांधी से उन्होंने आज्ञा ली और 8 अप्रैल 1921 को वो वर्धा आश्रम के लिए निकल गए। अब यहाँ पे वर्धा आश्रम तैयार हुआ। जब वर्धा आश्रम तैयार हुआ महाराष्ट्र में, तो अब यहाँ पे विनोबा भावे को लिखने के लिए काफ़ी वक्त था। तो इन्होंने यहाँ पे एक पत्रिका शुरू की जिसका नाम रखा महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म जो है पत्रिका लिखनी शुरू की। साथ के साथ उन्होंने जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने जितने भी वेद और उपनिषद थे उन पे यहाँ लिखा एसेज ऑन उपनिषद। तो कई बार ये आ जाता है कि एसेज ऑन उपनिषद किसकी रचना है, तो आचार्य विनोबा भावे की है, राइट। इसके बाद यहाँ पे 1930 में जब डांडी मार्च हुआ तो उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि गांधी जी के साथ काफ़ी 78 ऑल इन ऑल जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और डांडी जाके वो मार्च समाप्त हुआ था, तो उसमें आचार्य विनोबा भावे भी थे। अब उसके बाद 1932 में जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके बड़े नाराज़ होकर वो वहाँ आए थे, इंडिया आए थे, और उन्होंने प्लान किया था कि एक और यहाँ पे आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो इसमें 1932 में इनको, आचार्य को, विनोबा भावे को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 6 महीने जेल में रहे ये।
अब जब जेल में रहे तो जितने भी साथी थे जेल में, उनको ये गीता के बारे में बताते रहते थे, गीता के जो चौपाइयाँ हैं या गीता का जो भी ज्ञान है वो देते रहते थे। तो जितने भी उनके साथी थे जेल में, तो उन्होंने बाद में उन सभी को जो जो गीता का ज्ञान उनको हासिल हुआ था उसको एक किताब के रूप में उन्होंने अपना उसको कंपाइल कर दिया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया टॉक ऑन गीता। मेरे ख्याल से यहाँ टॉक्स ऑन गीता होना चाहिए, टॉक्स ऑन गीता, ठीक है। अब यहाँ पे जो विनोबा है वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, आगे जाके उनके लॉजिक और भी ज़्यादा डेवलप होंगे। लेकिन जेल से निकलने के बाद 6 महीने की ये सज़ा हुई थी, धुलिया जगह है, धुलिया जेल में। अब यहाँ पे आचार्य जो हैं वो बीमार पड़ गए, उनका जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही जो हैं वो काफ़ी बीमार रहते थे, तो फिज़िकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि एक ऐसी जगह जाइए जहाँ पे फ्रेश एयर हो, जहाँ माहौल थोड़ा ठीक हो। अब यहाँ पे स्थापना करते हैं वर्धा से 18-19 किलोमीटर की दूरी पे पवनार जगह है, तो यहाँ पे ये पवनार आश्रम की स्थापना करते हैं। तो बहुत बार ये पूछा जाता है पवनार आश्रम या विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया कौन सा आश्रम था, तो वो पवनार आश्रम, ठीक है। इसकी स्थापना 1934 में की। ये बेसिकली उन लेडीज़ के लिए था जो कि कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती थी, राइट, मीरा की तरह। फॉर वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मीरा। तो मीरा की तरह जो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती थी उनके लिए बनाया गया पवनार आश्रम, राइट। इसके बाद 1939, अगर हम बात करें 1 सितंबर 1939 को, यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब क्योंकि 1936-37 में यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस, क्षेत्रीय सरकारें बन चुकी थी, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि आपने हमसे बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया है। तो इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन होने शुरू हुए। महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पे बोला कि नहीं, ये गलत बात है। तो महात्मा गांधी जी 1940 में कई जगह जाएंगे, जिसमें 1939 में ही धर्मपुर में भी आए थे, ठीक है, धर्मपुर में उन्होंने भाषण दिया। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किए जाएंगे, व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह किए जाएंगे। और महात्मा गांधी ने जिसको चुना, पहले सत्याग्रही चुना, वो है आचार्य विनोबा भावे। ये पर्सनालिटी थी आचार्य विनोबा भावे की कि महात्मा गांधी जी जिसको चुनते हैं। हालांकि आप देखते होंगे हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब हम बहुत सारे क्रांतिकारियों को जानते हैं, ठीक है, लेकिन बात वही आ गई कि एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो नहीं फल पाते। तो उसका रीज़न ये था कि महात्मा गांधी उस टाइम पे अपने आप में इतने बड़े नाम थे कि महात्मा गांधी के आगे जितने भी क्रांतिकारी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के या भगत सिंह के नौजवान सभा या भगत सिंह खुद थे, चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनका नाम इतने उससे नहीं फल पाया जो वो डिज़र्व करते थे, ठीक है। तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ भी खेल रहे थे, वहाँ पे सौरभ गांगुली भी खेल रहे थे, वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण भी खेल रहे थे। लेकिन अगर ये किसी और दौर में खेल रहे होते तो नेचुरली ये सभी अपने आप में महान क्रिकेटर रहे, लेकिन जो क्रिकेट का भगवान कहा गया वो सचिन तेंदुलकर को कहा गया। तो वही जो यहाँ पे हुआ कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं तो इनका नाम उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। सेम इज़ द थिंग विद दिस पर्सन विनोबा भावे। खैर, उनको ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बचपन में बोल रखा था कि मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है, मोह माया ये कुछ नहीं है। तो फाइनली इन्होंने पहला, जो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही चुना, वो चुना आचार्य विनोबा भावे को। डन। अब यहाँ पे इनको फिर से जेल में डाल दिया गया। अब जब जेल में डाला गया तो इन्होंने फिर से वहाँ पे जितने भी साथ के लोग थे उनको गीता पे ज्ञान बांटना शुरू किया। और यहाँ वो सभी को मोटिवेट करते रहते थे कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि वो दार्शनिक तो थे ही, फिलासफर। तो यहाँ पे उन्होंने जेल में ये प्रवचन देने शुरू किए। और यहाँ पे क्योंकि जेल में अपने जेल के साथियों को बता रहे हैं, और उन्होंने ही इनको आचार्य कहना शुरू कर दिया कि ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भारत के जो है आचार्य हैं वो विनोबा भावे। तो यहाँ से इनको उपाधि मिल गई आचार्य की। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भारत के
मतलब हु इज़ कॉल्ड एज अ नेशनल टीचर। तो नेशनल टीचर जो है, भारत के जो टीचर माने जाते हैं, आचार्य माने जाते हैं, वो है आचार्य विनोबा भावे। अब यहाँ पे गांधी जी की हत्या हो जाती है। जब गांधी जी की हत्या हुई तो आचार्य विनोबा भावे उनके विचारों को वो जिंदा रखना चाहते थे। तो 1948 में उन्होंने सर्वोदय समाज आंदोलन शुरू किया। सर्वोदय समाज आंदोलन, ठीक है। अब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ 1947। इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ है, ज़मीन सारी चली गई है, पैसा भी हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ा। तो यानी उस वक्त जो इंडिया के हालात थे वो ठीक नहीं थे। और जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे सत्ता जो संभाली, तो उनके पास पहला जो टारगेट था, उनका पहला जो चैलेंज था उनके सामने, वो था अपने देश के लोगों का पेट भरना। क्योंकि अनाज की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी, पैसा है नहीं, लोग बहुत जो बाहर के देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया की मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा चैलेंज था अनाज। अनाज कैसे उगाया जाए? तो अगर हम ज़मींदारों की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, मतलब जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग, मतलब उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, किसान थे वो, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो यहाँ पे जो आचार्य जो हैं एक आंदोलन खड़ा करेंगे, भूदान, ठीक है। तो अभी हम भूदान देखेंगे कि क्या क्या भूदान में क्या क्या हुआ। अब भूदान आंदोलन जो है ये 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ। क्योंकि आचार्य का ये मानना था कि जब तक छोटे छोटे किसानों के पास ज़मीन नहीं आएगी तो अनाज की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। बड़ी ज़मीन, जो बड़े ज़मींदार हैं वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भूदान आंदोलन चलाया जाए, जहाँ पे बड़े ज़मींदारों से ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपनी ज़मीन को दान करें छोटे किसानों को। इसी वक्त जो हमारा संविधान है उसमें पहला चेंज किया गया, जो पहली अमेंडमेंट या पहला संशोधन जिसको बोलेंगे, वो लैंड को ही लेके था, जिसे लैंड रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े किसानों से ज़मीन ली गई। लेकिन आचार्य का ये मानना था कि कानून, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कानून बना देने से क्या हो जाएगा, जब तक लोगों के अंदर स्वयं से अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि नहीं, भारत को अगर आगे लेके जाना है तो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य ने डिसाइड किया कि वो पूरे इंडिया में घूमेंगे और वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी ज़मीन जो है वो छोटे किसानों को दान करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो अब जगह जगह जो हैं वो जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो कुछ लोग उनकी बात को सुन के मजाक में ले रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन दान में दे दें। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं पॉसिबल। अल्टीमेटली वो घूमते 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 तेलंगाना के गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम है पंचमपल्ली। पंचमपल्ली वहां उनसे ज़मींदार सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उस ज़मीन को बेच नहीं देंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि उस ज़मीन का सही फ़ायदा उठाया जाएगा? अब क्योंकि महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड थे तो नाम तो ऑलरेडी इनका था। इन्होंने वचन दिया कि कोई भी ज़मीन जो है वो मैं अपने नाम नहीं करूंगा, आपके सामने ही सारी की सारी ज़मीन जो है वो छोटे किसानों को ही दी जाएगी और ये काम आप करेंगे। तो यहाँ पे जब उनकी बातों का यकीन ज़मींदार करने लगे तो सबसे पहला भूदान जो है वो आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। कौन सी जगह? 18 अप्रैल 1951, जगह पंचमपल्ली, आज वर्तमान में ये तेलंगाना में है। तो यहाँ पे पहली जब सफलता मिली, वो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो पहली जब सफलता मिली, अब यहाँ से इनकी जो जर्नी है, वो यात्रा जो है वो शुरू हुई। कैन यू इमेजिन कि एक आदमी, एक जिसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो चला हुआ है, जगह जगह लोगों के पास जा रहा है, ज़मींदारों को रिक्वेस्ट कर रहा है। कुछ लोग जो हैं उनकी बात को मजाक में ले रहे हैं, कुछ जो हैं उनको सीरियसली ले रहे हैं। एट द एंड जब इनकी डेथ हुई
1982 में वर्धा में, ठीक है, तब तक पूरे इंडिया में घूम के ये 40 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो छोटे किसानों को दिलवा चुके थे। इट्स अ बिग थिंग। 40 लाख, कैन यू इमेजिन? 40 लाख छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, 40 लाख एकड़। तो बाकी किसानों को तो भला हुआ ही हुआ, देश का भी भला हुआ, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली 1982 को इन्होंने वर्धा में अपने शरीर को छोड़ दिया, हमसे दूर चले गए। लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है भारत की तरक्की में, जो वर्तमान में भारत है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और ये काम भारत की सरकार ने भी नहीं किया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके जो एफर्ट्स थे, जो सोसाइटी के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। वो कैसे? 1959 में आचार्य विनोबा भावे को रैमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। रैमन मैगसेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, फिलीपींस की सरकार देती है। तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो पहले फर्स्ट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनी जिसको रैमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी ये कदर थी। भारत की सरकार ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि 1982 में इनकी डेथ हुई थी। तो भारत की सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज किया, और मरणोपरांत 1983 में इनको भारत रत्न जो है इंडिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बहुत सारे लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली आज भी जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको आज भी आचार्य विनोबा भावे के बारे में पता नहीं है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग आज ये देख रहे हैं, ठीक है, उनका टेस्ट है, चंडीगढ़ पुलिस का है, किसी का आगे आने वाला SSC का एग्ज़ाम होगा, हिमाचल का टेस्ट होंगे। लेकिन मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनको बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे ऐसे हैं जो कि अनसंग हीरोज़ हैं, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो मैंने प्लान किया है कि एक सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी, अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया। कुछ किताबें जो कि काफ़ी फेमस है, जो आचार्य विनोबा भावे द्वारा लिखी गई हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें 3 जो हैं, हालांकि काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो 3 किताबें हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक है स्वराज्य शास्त्र गीताई, जो कि इन्होंने माता के कहने पे लिखनी शुरू की थी, 1931 में कंप्लीट हुई थी। और अगला है तीसरी शक्ति, क्योंकि भगवान में विश्वास करते थे और ये बोलते थे कि कोई ना कोई शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। और एक और कंटेक्स्ट में आता है तीसरी शक्ति कि भारत जो USA है और USSR उस वक्त था, यानी प्रेजेंट डे रशिया, तो उसमें तीसरी शक्ति के रूप में कैसे उभरना है। तो वो चिंतक भी थे, भारत के लिए चिंता करते थे। पूरी ज़िंदगी में इन्होंने भारत के बारे में सोचा, क्योंकि इन्होंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि ये शादी वादी नहीं करेंगे। संत जिनको खो दिया भारत ने 1982 में। ऐसे ही और लोगों के बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।